गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन बेसिक जानकारी जो है ले रहे थे केमिस्ट्री के बारे में। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये देखा कि भारत के जो बेसिकली हम भारत का इतिहास जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि लोग थे, या भारत के जो पुराने वैज्ञानिक हुए हैं, उनका विज्ञान में, उनका रसायन विज्ञान में क्या योगदान रहा है। और हमने देखा कि उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है रसायन विज्ञान में। बस अंतर इतना है कि हम उस चीज़ को पढ़ते नहीं हैं, या हमने उस चीज़ के बारे में जाना ही नहीं कभी, क्योंकि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हम ये बातें कल कर चुके थे। देन उसके बाद में हमने कहा था कि केमिस्ट्री बाकी सभी ब्रांचेस जैसे बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, इन सब से रिलेटेड है, जियोलॉजी वगैरह सबसे। ठीक है, आज हम इसके कुछ यूजेस देखेंगे कि आखिर, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ है, हमारे अंदर, हमारे बाहर, एवरीथिंग, हर जगह। आप अपने आसपास में, अभी आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में पेन भी है, कॉपी है, पेपर है, तो ये सब कुछ केमिस्ट्री है। एवरीथिंग, हर चीज़ में जो है केमिस्ट्री है। तो इसलिए जो है केमिस्ट्री एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में जो है केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो हम देखते हैं कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ अपने यूज़ हो रही है। देखिए, दैनिक जीवन में जो सबसे पहला अपना एग्जाम्पल है वो ये है, जिसमें आप सुबह उठ के जो सबसे पहले हैंड वॉश करते हो, सोप, टूथपेस्ट करते हो, ब्रश, टूथपेस्ट, ब्रश बनाने में भी क्या होता है, पॉलीमर यूज़ होता है। आपको मालूम है, पॉलीमर यानी बहुलक यूज़ होते हैं। प्लास्टिक है, बहुलक है, तो वो भी क्या है, अपने आप में केमिस्ट्री है। टूथपेस्ट रसायनों से मिलके बना होता है, केमिस्ट्री है। सोप रसायनों से मिलके बना होता है, यानी कि बेसिकली केमिकल्स हैं, वो भी क्या है, केमिस्ट्री है। शैम्पू, ऑयल यानी तेल जो है, तेल कई प्रकार के होते हैं, मिनरल ऑयल्स हैं, है ना, खाना बनाने वाले तेल हैं, और लुब्रिकेंट ऑयल्स हैं, गाड़ियों में डालने वाले ऑयल्स हैं, हर प्रकार का तेल, या आप जो बेसिकली बॉडी को लगाते हैं मॉइस्चर करने के लिए, वो क्रीम वगैरह जो है, वो एक तरीके से ऑयल के ही एग्जांपल्स में आ जाता है। क्रीम वगैरह जो है वो सारी चीज़ें बालों में लगाते हैं, वो भी तेल है। नारियल का तेल वगैरह लगाते हैं अपने यहाँ पर लोग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उन सब के अंदर अगर आप उन सब की जो है स्ट्रक्चर देखेंगे, आप उनका कंपोनेंट देखेंगे कि उसके अंदर क्या जो है यौगिक है, कौन सी चीज़ है वो, तो आपको पता चलेगा कि वो टोटली केमिस्ट्री है। सब कुछ वहाँ केमिस्ट्री है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, जितने भी अपने ऊर्जा के साधन हैं, यानी जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, केमिस्ट्री। क्योंकि आपको पता होगा, हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन बेसिकली हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, यानी हम जो है एनर्जी के लिए हाइड्रोकार्बन यूज़ करते हैं। उसका कारण क्या है कि इनकी हाइड्रोकार्बन्स की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा निकलती है। जब अपन इनका जो है कंबंशन करते हैं, यानी इनको जब जलाते हैं, तो इनकी कंबंशन वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होती है। देखो, आप किसी भी चीज़ को जलाओगे तो जलेगा, तो हीट निकलेगी, तो इसका मतलब तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते थे फ्यूल के लिए, है ना। तो फ्यूल के लिए कुछ भी यूज़ किया जा सकता है, तो हम केवल हाइड्रोकार्बन ही क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अल्कोहल को बर्न कीजिए, अल्कोहल की भी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा होती है कंबंशन वैल्यू, लेकिन हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा कंबंशन वैल्यू किसी की नहीं होती है। इसीलिए हाइड्रोकार्बन को ही हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए ना कि केवल भाई पेट्रोल ही क्यों लेते हैं हम, तेल का जो है गाड़ियों में डालने के लिए, या डीजल लेते हैं, या सीएनजी है, एलपीजी है, ये सब चीज़ें क्यों यूज़ करी जाती हैं, यानी हाइड्रोकार्बन ही क्यों यूज़ किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इनकी कंबंशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। जैसे कोयला जलाया जाता है, कोयले की भी कंबंशन वैल्यू बहुत ज़्यादा, हाइड्रोकार्बन है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें, और ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स केमिस्ट्री। अब जैसे पीने का पानी है, आप पीने के पानी को आप जानते हैं कि आप अपने घरों में पीने का पानी आता है, और ये सब जो है फिल्टर प्लांट से होता हुआ आता है। साफ़ करते हैं इसको, फिल्टर करते हैं, वहाँ पर जो है इसके अंदर दवाइयाँ डाली जाती हैं, है ना। ब्लीचिंग पाउडर है, या ओजोन है, क्लोरीन है, जियोलाइट है, बहुत सारे मेथड हैं इनको जो है स्वच्छ करने के, पानी को स्वच्छ करने के, मीठा करने के। अपने यहाँ तो फिर भी मीठा पानी आता है। जनरली जो गांव के एरियाज़ हैं, या
ऐसे एरिया जो रेगिस्तानी इलाके हैं, बाड़मेर जैसलमेर वगैरह, जहाँ बहुत अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, जिसके अंदर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, फ्लोराइड है, या हम कहते हैं जिसको हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से वो पानी कैसा, जिसको हम कहते हैं हार्डनेस है उसके अंदर। ठीक है, उस हार्डनेस को कम करने के लिए जो है ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है, ओजोन यूज़ की जाती है, ओजोन गैस, है ना। आपने सुना भी होगा, टीवी में ऐड वगैरह आते रहते हैं, कई प्रकार के प्योरीफायर आते हैं जिसमें लिखा रहता है ओजोन बेस्ड। तो वो ओजोन के थ्रू क्या हो रहा है वहाँ पे, वो वाटर को क्या कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन, आपको मालूम है क्लोरीन जो है डाल करके हम वाटर प्योरीफाई करते हैं, जियोलाइट है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है उनको भी क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जहाँ डाल करके उनको स्वच्छ किया जाता है, सीधा नदी नालों में नहीं डाला जाता है, क्योंकि उससे क्या है, उसके अंदर तो केमिकल्स हैं, केमिकल से तो वो क्या कर देंगे, भूमि को बंजर कर देंगे पूरी तरीके से। तो क्या किया जाता है, या जो पानी है अगर आप उसको नदियों में डालोगे तो नदी के पानी को दूषित कर देंगे, वो उसमें जो जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे, और वही नदी का पानी लोग पियेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या ये कहा जाता है कि जो कारखानों का पानी है उसकी जो है एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाते हैं, उनमें जाता है वो पहले, और वहाँ पर जो है पहले उसको, उसके केमिकल्स हटाए जाते हैं, उसको शुद्ध किया जाता है, उसकी बदबू हटाई जाती है जो उसके अंदर स्मेल होती है गंदी सी, और उसके बाद में उसकी सबसे पहले केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पूरी करी जाती है। ये आप देख रहे हैं सीओडी, सीओडी को बोला जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि कितना उसके अंदर वाटर के अंदर एयर होनी चाहिए, कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, वो कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद में उसके अंदर बीओडी कंप्लीट कर दी जाती है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि वाटर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया उसके अंदर डाले जाते हैं और उनको ग्रो किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद में उस पानी को, यानी वो पानी कैसा हो गया, एक नॉर्मल पानी की तरह हो गया, उसकी आपने सारी जो है गंदगी निकाल दी है, और सारे उसके जो केमिकल्स वगैरह हैं वो सब निकाल दिए हैं, जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी निकाल दिया, वो नॉर्मल पानी है, उसे फिर क्या किया जाता है, नदियों में डाला जाता है। ठीक है, ये सब होता है, आप भी जानते हैं, एक्चुअली नहीं होता है, ये सब पेपर्स पे है, पर रियलिटी इंडिया की कुछ और है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें वास्तव में उतनी ज़्यादा लेवल पर नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ जो पानी है वो स्वच्छ होता बहुत ज़्यादा। हाँ, कई जगह होता है, जैसे जोधपुर में भी अपन देखेंगे कि अपने शहर में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो है सभी फैक्ट्री का पानी पहुँचे वहाँ पर, क्योंकि इसके लिए जो है खर्चा लगता है, पैसा लगता है अच्छा खासा। खैर, हमें उस चीज़ में अभी नहीं जाना है। देन आप देखें कोल्ड ड्रिंक्स, परफ्यूम, कॉस्मेटिक आइटम्स, क्रीम्स वगैरह, ये सब क्या है, केमिस्ट्री है ना। क्योंकि इन सब में क्या है, कोई ना कोई केमिकल फार्मूला है, कोई ना कोई केमिकल जो है रिएक्शन हो रही जिसके थ्रू ये बन रहे हैं, है ना। विदाउट केमिकल रिएक्शन, विदाउट केमिकल फार्मूला, ये सब पॉसिबल नहीं है ना। आप सीमेंट देखते हैं, सीमेंट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, सैंड, और भी उसमें जिप्सम वगैरह क्या क्या मिला करके बनाया जाता है सीमेंट। तो ये सब क्या है, केमिस्ट्री है। पॉलीमर्स, जो आप, मैंने आपको अभी सब स्टार्टिंग में बताया था, जो अपने फैब्रिक है, कपड़े हैं, सारे क्या है, पॉलीमर है। तो अगर पॉलीमर ही नहीं होता तो क्या पहनोगे, है ना। तो ये सब कुछ क्या है, क्योंकि कपड़े किससे बनते हैं, धागों से, और धागे क्या है, सब जो है पॉलीमर है, बहुलक है। ठीक है, रबर, आप जानते हैं रबर इंडस्ट्री का कितना बड़ा जो है रोल है अपने डेली लाइफ के अंदर। आप साइकिल से लेकर के हवाई जहाज तक हर एक चीज़ बिना रबर के नहीं चलेगी, क्योंकि सबके टायर किसके हैं, रबर के हैं। तो रबर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अपने लाइफ में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने जो बात करी अभी, ये क्या है, डेली लाइफ में जो हम लगभग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें, पीने का पानी है, गाड़ियों में तेल है, खाने का तेल है, और हम कोई भी खाना पकाते हैं, आजकल आपने देखा होगा माइक्रोवेव वगैरह में खाना बनता है, कि आपने रख दिया 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और पक जाता है। तो बेसिकली वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। वहाँ क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूलर लेवल है, जो आणविक स्तर है, उस आणविक स्तर पे जो है चेंजेस होते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो खाना पक जाता है, जिसको हम अपनी जनरल बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि खाना पक गया, और अब खा सकते हैं अपन उसको, कि कच्ची थी सब्जी वो पक गई। लेकिन वास्तव में हुआ क्या, एक वही आप कुकर में बना रहे हो, आधा घंटा लग रहा है आपको, और उसको आप जो है इतनी एनर्जी खर्च कर रहे हो, सीएनजी वगैरह जो है गैस खर्च कर रहे हो आप, एलपीजी, और क्या कहते हैं उसको, तब जा कर के वो खाना बनता है। और यही हमने माइक्रोवेव में रखा और 5 मिनट में बन गया। तो वास्तव में हुआ क्या, जो मॉलिक्यूलर लेवल है, जो रोटेशनल है, इसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ते हैं, आपके काम का नहीं है अभी, पर बेसिकली क्या है, जो माइक्रोवेव जो एनर्जी लेवल होता है,
वहाँ पर ये जो माइक्रोवेव एनर्जी होती है ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हिट करती है और मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का रूपांतरण हो जाता है और वो खाना जो है बहुत जल्दी पक जाता है, क्योंकि उसको दो चीज़ें हैं, दो कारणों से हम किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, एक तो हाई टेम्परेचर और दूसरा रेडिएशन। तो रेडिएशन का मतलब यह है कि आप प्रॉपर रेडिएशन दे दो जितना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा आपको ऊर्जा देने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर रेडिएशन। तो माइक्रोवेव में वही किया जाता है कि एक प्रॉपर रेडिएशन दे दिया जाता है कि हाँ इस फूड को, इसीलिए उसमें बाकायदा जो एडजस्टमेंट होते हैं कि इस फूड के लिए इतनी रेंज है, इस फूड के लिए इतनी रेंज है, वो रेंज उतनी सेट करके, तो वो बेसिकली क्या माइक्रोवेव लेवल पे क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूलर लेवल यानी आणविक स्तर पे परिवर्तन हो जाता है और खाना बहुत जल्दी पक जाता है उसमें, है ना। तो वो भी क्या है, केमिस्ट्री है पूरी की पूरी, है ना। तो बेसिकली डेली लाइफ में हम हर जगह केमिस्ट्री यूज़ कर रहे हैं। आप लोग भी अब ये फील कर रहे होंगे कि आप जो है पेपर पे जिस पे लिख रहे हो, पेपर इंडस्ट्री, पूरी कागज़ जो है वो केमिस्ट्री है, केमिकल से ही बन रहा है ना। ऐसा थोड़ी कि पेड़ को जो है काटा सीधा दे दिया आपको कॉपी बना करके, उसको प्रोसेस किया जाता है और वो प्रोसेस रसायनों के थ्रू ही होता है, तब जाके वो कागज़ बनता है। पेन जिससे आप लिख रहे हैं, है ना, उसमें जो इंक है वो भी क्या है, केमिस्ट्री है। जो पेन है ऊपर से वो क्या है, प्लास्टिक है, पॉलीमर है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जो बात कर रहे हैं कि डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें मेडिसिन। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कुछ बताने जैसी बात है कि जितनी भी औषधियाँ हैं, जितनी भी मेडिसिन है, दे ऑल आर केमिस्ट्री। टोटल मेडिसिन, सब कुछ रसायन जितने भी है, जितनी भी मेडिसिन हैं, ये सारी की सारी क्या है, केमिकल्स हैं। केमिकल्स आर यूज इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, ठीक है, क्योंकि हम रसायनों को ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं दवाइयों के रूप में, और क्या करते हैं ना। ऑल मेडिसिन एंड ड्रग्स मैंने लिख दिया, जितने भी जो है मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, वो सारी क्या है, रसायन है, ठीक है। केमिकल्स सिर्फ इलाज में काम नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ दवाई या इलाज में काम आ रही है। केमिकल्स यानी कि जो रसायन है वो बीमारी को डायग्नोस करने यानी उसको पहचानने में भी यूज होते हैं। जो टेस्ट होते हैं सारे, आपको मालूम है जितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट में क्या किया जाता है, बेसिकली उनमें रसायन तो ही मिलाए जाते हैं। रसायन मिला करके उनका देखा जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ है तो इसमें क्या होगा, ये चीज़ है तो इसमें क्या होगा, मतलब एक ब्रॉड स्केल है, हम किसी एक पर्टिकुलर बीमारी को लेकर के यहाँ बात नहीं कर सकते। हर प्रकार यानी बीमारी को जानने में और उसके उपचार में, दोनों में काम आ रही है केमिस्ट्री, ठीक है। यानी कि केमिकल्स आर यूटिलाइज्ड टू फाइंड आउट डिजीजेस एंड रेमेडी ऑफ द डिजीज इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। यानी कि उसको बीमारी को जो है उसकी जानकारी प्राप्त करना कि क्या बीमारी है। अब फॉर एग्जांपल किसी ने कह दिया साहब बुखार हो रहा है, तो अब क्या होगा, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बुखार हो ही रहा है, हो ही रहा है, उतर ही नहीं रहा है, उतरता है वापस हो जाता है। तो डॉक्टर आपको मालूम है क्या करता है, ब्लड टेस्ट लिखता है। ब्लड टेस्ट के अंदर जो है क्या होता है कि उसकी मलेरिया की जांच लिख देते हैं, डेंगू की जांच लिख देते हैं, ये सब लिख देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब वो लैब में जाता है, पैथोलॉजी लैब में जाता है बंदा, तो उसका ब्लड लिया जाता है और उसके अंदर जो है ब्लड में क्या मिलाए जाते हैं, रसायन मिलाए जाते हैं, केमिकल मिलाए जाते हैं, है ना। और उसके जो है वो सेल्स जो है वो कई बार बहुत सारे टेस्टों के लिए रसायन मिलाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर टेस्ट के लिए मिलाए जाए। इन जनरल मैं एक बात कह रहा हूँ, पर अगर जैसे हम बात करें कि भाई डेंगू के लिए क्या है कि भाई प्लेटलेट्स काउंट करी जाती हैं, प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, इसका मतलब उसको डेंगू हो सकता है, तो वहाँ कोई रसायन मिलाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ब्लड को थोड़ी देर के लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि कोगुलेशन से बचाने के लिए उसमें रसायन जरूर मिलाए जाते हैं, ये है, ठीक है। कोगुलेशन मतलब उसको जमने से बचाने की, क्योंकि नसों से बाहर आते ही खून क्या होता है, जमने लगता है, तो उसको क्या है, जमने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर रसायन मिलाए जाएंगे। फिर बाद में क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी करी जाती है कि उसके अंदर जो है कितनी प्लेटलेट्स हैं, ज़्यादा हैं या कम है, कम होती जा रही हैं लगातार, तो पता चलता है कि बीमारी क्या है। बहुत सारे हैं, जैसे किसी की किडनी खराब हो रही कि नहीं हो रही, तो यूरिन का क्रिज्मल टेस्ट किया जाता है। एक क्रिज्मल टेस्ट नाम का टेस्ट होता है जो यूरिन का किया जाता है। वहाँ पे उसमें क्या है, रसायन मिलाए जाते हैं और ये देखा जाता है कि जो यूरिन है उसके अंदर जो है क्या क्या इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि अगले बंदे की किडनी खराब है कि नहीं है ना। तो कहने का मतलब हर प्रकार की बीमारी में कोई ना कोई आप देखते हैं, आप इतना आप भी जानते हैं कि कोई ना कोई टेस्ट लिखे जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि आजकल तो जो है एक्सरे लिख दिया जाता है, ईसीजी लिख दिया जाता है, सोनोग्राफी लिख दिया जाता है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये है क्या, बेसिकली केमिस्ट्री है। ये सब मशीनें जो है वो फिजिक्स है, लेकिन मशीनों की जो फंक्शनिंग है वो कर क्या रहे हैं, आपकी बॉडी को स्कैन कर रहे हैं,
आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वो बता रहे हैं, तो वो सब क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है। और मैंने कहा कि हर प्रकार की दवाइयाँ जो है वो सारी क्या है, केमिकल्स है। दवाइयों से मेरा मतलब है चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो। आयुर्वेद भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी जड़ी बूटियां हैं उनसे जो भी दवाइयां हैं उसका कारण क्या है, रसायन। क्योंकि उन जड़ी बूटियों में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो हम लैब में ना प्रिपेयर करके हमने क्या किया है कि जड़ी बूटियों से लिया है वो केमिकल, लेकिन है तो रसायन ही। क्योंकि सेल के जो रिसेप्टर होते हैं, कोशिकाओं के जो रिसेप्टर होते हैं, उस पर जाकर के जो है रसायन ही तो चिपकेगा जो उस बीमारी को ठीक करेगा। आ रही बात समझ में? तो ये जो है सारे के सारे जो है क्या है, ये रसायन होते हैं। ठीक है। तो हर प्रकार के जो है मेडिसिन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, रसायनों का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ बनाने के लिए रसायनों का नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि भाई किस बीमारी के लिए कौन सा रसायन बनाना है। क्योंकि दवाइयाँ जो हैं अक्सर, शायद आपने कभी सोचा भी हो कि दवाइयाँ आखिर ह्यूमन बॉडी के ऊपर असर किस तरीके से करती हैं। दो तरीके हैं। एक तो क्या है कि उस दवाई में उस रसायन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आपको मालूम है किसी भी कंपाउंड का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है यौगिक का, और वो जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक उस बीमारी को फैलाने वाला जो यौगिक है उसके जैसा होता है, यानी एक तरीके से उसकी रेप्लिका, फोटोकॉपी टाइप। जिससे क्या होता है कि कोशिका पर जो एंटीजन है, यानी कि जो बीमारी है उसको फैलाने वाला यौगिक जो है वो ना जुड़ करके मेडिसिन जुड़ जाती है ना। रिसेप्टर्स होते हैं ना, एंजाइम्स, रिसेप्टर्स, तो वहां पर जाकर के वो जुड़ जाता है। तो वो क्या करता है कि जो बीमारी फैलाने वाला यौगिक है उसको जोड़ने से रोक देता है। ठीक है। तो ये एक तरीका है। तो बेसिकली क्या है कि हमको मेडिसिन का एक जो है बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली रसायनों का नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई ये बीमारी है तो इसके लिए ये जैसे पेनिसिलिन वगैरह है वो दी जाती हैं, है ना। जितनी भी सल्फा ड्रग्स है, तो सल्फा ड्रग्स का जो है स्ट्रक्चर उनके जैसा होता है, जो बैक्टीरिया से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारा जो है ये है। मैं ज़्यादा इसके अंदर डीप में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि फिर हम टोटली मेडिसिनल केमिस्ट्री में चले जाएंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में चले जाएंगे, तो वो अभी आप लोगों की इतनी जल्दी जो है समझ में नहीं आएगी चीज़। आप 12th में देखेंगे कि आपके एक चैप्टर भी है इसके अंदर, जिसके अंदर सल्फा ड्रग्स और सारी ड्रग्स के बारे में है, एनालाजेसिक वगैरह सब, ट्रैंक्विलाइजर्स और क्या कहते हैं जो भी एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, वो सारी चीज़ें कि आखिर दवाई ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम किस तरीके से करती है ना। कि एक तो वो रिसेप्टर से वहाँ जाके लग जाए, या फिर ये कि अगर उसका स्ट्रक्चर रिसेप्टर जैसा नहीं हो सकता। बेसिकली हम की एंड लॉक बात कर रहे हैं कि भाई लॉक के अंदर की, तो उसके अंदर क्या होता है, जो फिक्स जो उसके खांचे होते हैं वैसे खांचे किस में होते हैं, उसके अपोजिट किस में होते हैं, ताले में होते हैं। जैसे की में खांचे होंगे वैसे उसके अपोजिट ताले किस में होंगे, कैसा जो है की के अंदर, यानी कि चाबी के अंदर जैसे खांचे हैं उसके जस्ट अपोजिट खांचे किस में होंगे, कि ताले के अंदर होंगे। तो वो उसमें फिट होता है, ताला खुल जाता है। अब आप कोई दूसरी चाबी लगाओगे, खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। यानी आप किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए कोई दूसरी दवाई दे दोगे तो वो काम करेगी क्या? नहीं करेगी। यानी आपको मेडिसिन का अच्छा नॉलेज चाहिए कि इस बीमारी के, इस आदमी को ये बीमारी है, रसायनों का नॉलेज होना चाहिए कि इस आदमी को ये बीमारी है और उसके लिए ये दवाई दी जाती है कि ये इसके रिसेप्टर पे जाके, या हम कहें कि उसके सेल पे जाकर के ये अटैक करेगा। या फिर एक दूसरा तरीका ये है कि अगर उस तरीके के जो है आपके पास रसायन नहीं है जिनका स्ट्रक्चर वैसा हो कि वो जाकर के वहाँ जुड़ सकें, सिंपल है, आप जो कोशिका के ऊपर जो रिसेप्टर है उसकी संरचना को बदल दो। तो ऐसी भी मेडिसिन आती हैं जो अल्टर कर देती हैं उस रिसेप्टर की स्ट्रक्चर को, और उस रिसेप्टर की स्ट्रक्चर जब अल्टर हो जाती है तो जो एंटीजन है, यानी जो बाहर से आया हुआ जीव है, जो वो जो रसायन जो उत्पन्न कर रहा है, वो भी जाकर के नहीं जुड़ पाता, है ना। क्योंकि कोशिकाओं पे क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे जाकर के जुड़ती है चीज़ें, और अगर वो जुड़ ही नहीं पाएगी तो भी क्या नहीं होगा, वह बीमारी आगे फैलने से रुकती है ना। एंटीबॉडीज आपने सुना ही होगा, अभी कोरोना काल चल रहा है कि एंटीबॉडी डेवलप करो, एंटीबॉडी डेवलप करो। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं बेसिकली, जो है अपनी बॉडी के अंदर जो एंटीजन्स होते हैं उनसे लड़ती रहती हैं। ठीक है। यूरिन टेस्ट है, केमिकल यूज हो रहे हैं। ठीक है। थायराइड जो आयोडीन का आइसोटॉप होता है वो, या बेसिकली एग्जाम्पल से ध्यान रखना, थायराइड ग्लैंड के जो है स्टडी फंक्शन के लिए जो है हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं आइसोटोप ऑफ आयोडीन
used in the study of function of thyroid gland and to find out brain tumor। ब्रेन ट्यूमर को फाइंड आउट करना तो उसके लिए क्या किया जाता है, आयोडीन के आइसोटॉप यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड यानी कि जो अपनी थायराइड जो ग्रंथि है उसकी फंक्शनिंग यानी उसके कार्य को देखने के लिए क्या किया जाता है कि वो सही से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए भी क्या यूज़ किया जाता है, आयोडीन यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात है कि सब कैंसर या ब्रेन ट्यूमर वगैरह जो है वो कैसे पता चलेगा। क्या होता है कि ट्यूमर या कैंसर जो है अपन देखते हैं क्या है बेसिकली, इनको हम कहते हैं अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं का एक झुंड बन जाता है और जिनके जो ग्रोथ है यानी जिनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, अनकंट्रोल्ड। आपको मालूम है समसूत्री और ये विभाजन होते हैं जिसके थ्रू कोशिकाएं बनती जाती हैं। तो वो जो विभाजन हो रहा है कोशिकाओं का, नई कोशिकाएं बन रही, वो अनकंट्रोल्ड हो गया, यानी एक ही जगह पे जरूरत से ज्यादा कोशिकाएं बनती जा रही हैं और जितनी ज्यादा बनेंगी वो वहां पर क्या है, गांठ का एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, ठीक है। और वहां पर सर्कुलेशन ज्यादा होने लग जाता है, वो बाकी के एरिया को क्या है, प्रभावित करने लगती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आयोडीन आप देते हो तो वो आयोडीन उस एरिया पे जाकर के जो है ब्लिंक करती है, या हम क्या है वहां पे जाके जमा होने लगती है। तो जब उसका सिटी स्कैन वगैरह किया जाता है तो उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे वो गांठ है या जहाँ पे वो ट्यूमर है, जहाँ पे बहुत सारी जो है वो सेल्स इकट्ठी हो गई हैं, वहाँ पर वो आयोडीन दिखाई देने लगती है और वो ये बता देती है कि यहाँ पर जो है वो ट्यूमर सेल्स एक साथ जो है इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है। ये मैंने बात करी ली अभी, एक्सरे, एमआरआई, ईसीजी, ये सारी चीज़ें जो है ना, पैथोलॉजिकल टेस्ट जो है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें है ना। रेडियम और कोबाल्ट जो है वो भी यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। रेडियम और कोबाल्ट जो है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं। डिफरेंट टाइप की जो ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, क्लोरोमाइसिटिन है, पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सारी जो हैं ये बेसिकली हैं क्या, रसायनी तो हैं ही है, ठीक है। और कैंसर के इलाज के लिए जो सिस्प्लास्टिन है, टैक्सोल है, ठीक है। और एड्स के रोग जो होता है उसके इलाज के लिए एजिडोथाइमिडी AZT औषधि होती है। ये सब बेसिकली क्या है, रसायन है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं में ही जो है केमिस्ट्री यूज हो रही है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके इलाज में या जिसके डायग्नोस में केमिस्ट्री यूज ना हो, यानी विदाउट केमिस्ट्री देयर इज नो मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री ही है बेसिकली, चाहे उसे फार्मास्यूटिकल का हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री का हो, या आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, देखिए पुराने टाइम में हम एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, बेसिकली करते तो थे लेकिन ये पता नहीं था कि वो केमिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल हम जो खाद यूज़ करते हैं, जो ऑर्गेनिक खाद है, गोबर वगैरह से जो बनती है, क्या उसमें केमिस्ट्री नहीं है, क्या उसमें भी केमिस्ट्री है। नाइट्रोजन है ना, ये सब है जो चीज़ें वो हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर खेतों में डाल रहे हैं। तो खाद से हो क्या रहा है, उर्वरक शक्ति बढ़ रही, जो है इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है ना, उर्वरकता बढ़ती है खेतों की। तो ये सब जो है किसके थ्रू हो रहा है, रसायनों के थ्रू हो रहा है। अब ये हो सकता है कि वो रसायन आप डायरेक्ट डाल रहे हो तो वो ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो सकते हैं, तो वो अर्थ को क्या कर सकते हैं, या जो आपका खेत है उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। देखिए नुकसान की जहाँ तक बात है तो कोई भी चीज़ एक्सेस में हो तो वो नुकसान ही पहुंचाती है। हम किसी भी चीज़ को लिमिट में यूज़ करते हैं तो वो फायदेमंद होती है। वही चीज़ रसायनों के साथ है, यानी केमिस्ट्री के साथ है, केमिकल्स के साथ है। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर कि हम अगर केमिकल्स को एक लिमिट में यूज़ करें, बहुत कम अमाउंट में और ज़रूरत के समय ही यूज़ करें, तो केमिकल्स जो है वो इंडस्ट्रीज़ में या हम क्या है एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छा जो है रोल प्ले करते हैं और बहुत हमको जो है फ़ायदा देते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो यही केमिकल्स क्या कर देंगे, आपके उस खेत की जो ज़मीन है उसको बंजर कर देंगे, ठीक है। और ये चीज़ हो रही है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है किसानों को, वो ज़्यादा यूज़ कर जाते हैं, तो वो भी एक ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। आपको पता है इंडिया इज़ नाउ इंडिपेंडेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड हाई क्वालिटी सीड, कि भारत अनाज उत्पादन में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब हमें अनाज कहीं से भी किसी भी देश से
खरीदना नहीं पड़ता है, इवन हम निर्यात करते हैं, आयात नहीं करना पड़ता। गेहूं हो, चना हो, बाजरा है, किसी भी प्रकार का जो अनाज है, चावल है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो दो चीज़ें हैं वो क्या होता है, गेहूं और चावल, सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज यही है। और अपना देश इनमें क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ना, किसी भी कंट्री पे डिपेंड नहीं है कि भाई हमारा गेहूं खत्म हो गया, हमको और चाहिए, हमारे पास भेजो, नहीं। उल्टा हम इतना प्रोडक्शन करते हैं कि हमारा पूरा देश तो खा ही ले, साथ में हम निर्यात भी कर सके, और ना जाने कितने सालों का स्टोर करके जो है भारत के गोदामों में रखा हुआ है, ठीक है, इमरजेंसी के हिसाब से। तो और ये सब किसकी हेल्प से हुआ है, जिसको आप कहते हो ना हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। और ये हुआ है केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि रासायनिक जो उर्वरक है उनके द्वारा, और हाई क्वालिटी सीड्स, यानी कि अच्छी गुणवत्ता के जो बीज होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। आज की डेट में इंडिया लगभग सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, चावल है, गेहूं है, चाय पत्ती है, फ्रूट्स है, दुनिया भर के फ्रूट्स होते हैं जो इंडिया क्या करता है, यूज़ करता है। केमिकल्स जो हैं जैसे इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड है, पेस्टिसाइड है, ठीक है, ये सब, इन सभी का क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रोग्रेस में। हाइब्रिड स्पीसीज आजकल जो है, ये बायोटेक्नोलॉजी से एक अजीब सा रिवोल्यूशन हुआ है कि आजकल बहुत ज़्यादा हाइब्रिड स्पीसीज बहुत ज़्यादा आने लगी हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपका। आप मार्केट जाते हैं, टमाटर खरीदते हैं आपने देखा होगा ऐसे बड़े बड़े और बड़े बड़े टमाटर मिलते हैं, गोल गोल बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं बहुत ज़्यादा। ये आपको बता दूँ वो हाइब्रिड स्पीसीज है, क्योंकि ओरिजिनल टमाटर कभी इतना बड़ा नहीं होता। जिसकी हम बात करें देसी टमाटर की, वो इतने बड़े नहीं होते कभी भी। वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लाल होते हैं, गोल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वो उनका जो ऊपरी जो उनकी स्किन है ना, वो इतनी हार्ड नहीं होती है, बहुत मुलायम होती है। वो होते हैं देसी टमाटर। ये जो आ रहे हैं ये क्या हाइब्रिड है। ऐसे ही लगभग लगभग हर चीज़ अपने यहाँ क्या आने लगी है, हाइब्रिड आने लगी है। तो ये चमत्कार जो हुआ ये किसकी वजह से हुआ, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, गुणवत्ता बढ़ती है, क्योंकि इससे क्या है, गुणवत्ता बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, अमाउंट बढ़ता है, सब कुछ जो है बढ़ के आता है इससे, ठीक है, वेट बढ़ता है। तो ये सब जीन टेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, अच्छे फर्टिलाइजर से, इन सब चीज़ों से ये चीज़ें पॉसिबल है। इंडस्ट्री, फिर वही बात आ गई, जैसे डेली लाइफ है वैसे इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री विदाउट केमिस्ट्री हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट केमिस्ट्री। तो मतलब इसमें मैं आपको ये बताऊं कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, तो वो एक मतलब कहने का मतलब है कि वो एक जस्ट एक मजाक टाइप हो जाएगा, क्योंकि उद्योगों में, इंडस्ट्री में विदाउट केमिस्ट्री कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, पेपर इंडस्ट्री हो, लेदर इंडस्ट्री हो, डाई इंडस्ट्री हो, ग्लास इंडस्ट्री हो, पेंट इंडस्ट्री हो, सोप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर, मेटल एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो धातु निष्कर्षण होता है ना भाई, अर्थ क्रस्ट जो होती है ना, ऑर्स, यानी कि जो हिंदी में क्या बोलते हैं ऑर्स को, आई डोंट नो, बेसिकली जो आपको मालूम है कि सभी प्रकार के मेटल कहाँ से निकाले जाते हैं, भूमि से निकाले जाते हैं। जो अर्थ क्रस्ट होती है उसको क्या किया जाता है, अपन फिर प्योर करते हैं, है ना, उसके अंदर उसके क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, है ना, और फिर उनको जो है ट्रीटमेंट करके उनका जो है क्या किया जाता है, प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो बेसिकली होता है मेटल एक्सट्रैक्शन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। आपको मालूम है आजकल एलॉयज ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि एलॉय में क्या होता है, जंग नहीं लगता है, हल्के होते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टील इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलॉय, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, फोटोग्राफी, कास्टिंग सोडा, एसिड, शुगर, पॉलीमर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है ना, फूड इंडस्ट्री, फैब्रिक इंडस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री पे डिपेंड ना हो। सब कुछ केमिस्ट्री है। अब यहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर सकते। हाँ, आपको किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बात करनी हो, पूछना होगा साहब इस इंडस्ट्री में केमिस्ट्री कहाँ यूज़ हो रही है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। पर कहने का मतलब ये है इन सभी इंडस्ट्रीज़ में केमिस्ट्री यूज़ होती है।